इसलिए चलो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो चीज डिस्कस की थी, फुरकान बेटा ये लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ये इसके आगे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन कर दिया था ना मैंने पूरा चार्ट? यस सर, ये एक्सप्लेन कर चुके थे आप। पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। यस सर। ओके चलो, फुरकान तुम्हें विजिबल है ना, व्यूएबल है ना ये? यस सर। अब एक काम ये करो कि अब तुम जो है अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को, हम लोग जो है वो एक, मैं पूरा के पूरा का रिकैप तो नहीं दे सकूंगा लेकिन हम यहाँ से रिकैप ले लेते हैं, और अब पूरे अपने सारे के साथ, यू हैव गॉट 5 मिनट्स, 5 मिनट में अपने सारे दोस्तों को बताओ कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो थी या क्या हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। परीनाज, आर यू अवेलेबल बेटा? यस सर। बस इस पहले फुरकान करेंगे, उसके बाद बेटा आप एक्सप्लेन करोगे इसी पूरे के पूरे चार्ट को कि हमने लास्ट क्लास में क्या एक्सप्लेन किया था। ठीक है फुरकान, स्टार्ट हो जाओ बेटा। जी सर। बताओ, स्टार्ट करो कि सर क्या आपने इस चार्ट लास्ट में क्या क्लास था। में, जी सर, इस चार्ट में यही था कि आपने सबसे पहले जो बताया था जॉब एनालिसिस और डिज़ाइन के बारे में, कि दो तरीके के होते हैं, एक फ्यू टास्क होता है और एक मैनी टास्क होता है। और उसके बाद सिंपल टास्क होता है। सिंपल टास्क मतलब कोई भी इजी टास्क होता है, जो भी न्यू फ्रेशर्स जॉब के लिए जाते हैं तो उनको सिंपल टास्क दिया जाता है, और जब वो थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर उनको कॉम्प्लेक्स टास्क दिया जाता है। और फ्यू स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके लिए सर फ्यू स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब अगर आपके पास फ्यू स्किल्स भी हो तो वो आपको हायर कर देते हैं। और देर आर सम जॉब्स उनके लिए वेरियस स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। फिर एक जॉब्स होती हैं जिसकी स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, और एक जनरल जॉब। जनरल जॉब में एनी वन कैन ज्वाइन अगर वो रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि वो जॉब की जो डिस्क्रिप्शन होती है, दैट इज समथिंग स्पेसिफिक। उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं। फिर लिमिटेड सोशलाइजेशन होती है, और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मीन ज़्यादा सोशलाइजेशन। नहीं, मुझे उसके ये बाद एक मिनट एक असेसमेंट। मिनट एक मिनट एक मिनट मुझे एक सवाल का जवाब दो। एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सिंग के अंदर क्या फर्क होता है? लाइक हम एक्सटर्नल क्यों करते हैं, इंटरनल क्यों करते हैं? एक्सटर्नल का मतलब यही होगा कि हम बाहर से मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दें। यानी कि जो अखबार में इश्तिहारात वगैरह आते हैं, जो अखबार में हम एड्स देखते हैं हायरिंग के, वो एक्सटर्नल हायरिंग होती है, राइट? यस सर। अच्छा ठीक है, और इंटरनल क्या होता है? सर इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर से ही अगर कोई एम्प्लॉयर है वो अपने कजन वगैरह को ले आए, मतलब कंपनी के अंदर ही अच्छा विद इन एन ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ठीक है, आगे चलो। ठीक सर है, उसके यू आर बाद डूइंग गुड, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम्म ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये होता है कि जब वो हायर कर देते हैं एम्प्लॉय को, उसके हम्म बाद देर आर सम प्रोग्राम्स विच आर कंडक्टेड बाय एचआर टीम, तो उसमें फोकस ऑन करंट जॉब स्किल्स होती हैं। हम्म जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सर, फिर उन देखा जाता है कि उनकी करंट स्किल्स पे फोकस किया जाए, हम्म या फिर रादर उनकी फ्यूचर जॉब स्किल्स पर फोकस किया जाए। हम्म मतलब ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे उनको फ्यूचर में फ़ायदा हो, या फिर करंट ट्रेनिंग दी जाए। सो आफ्टर दैट इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, ग्रुप ओरिएंटेशन, मतलब हम्म उनको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाए, या फिर देयर शुड बी ग्रुप वेयर ग्रुप ओरिएंटेशन शुड बी डन, लाइक उनको ग्रुप में मतलब बेसिकली ओरिएंट बेसिकली ट्रेन किया बेसिकली जाए। इंडिविजुअल और ग्रुप में ये था कि पहले आप जब कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसके इंडिविजुअल आप उसको ट्रेन करते हो। लाइक उसके पास अगर कोई स्किल या नॉलेज नहीं है क्योंकि वो एक फ्रेशर है, तो पहले तो आप वो स्किल और नॉलेज उसके अंदर लेकर आओगे ना, फिर उसके बाद आप ग्रुप की करते हो कि ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारा कल्चर किस चीज़ के ऊपर चलता है, हमारे नॉर्म्स किस चीज़ के ऊपर चलते हैं, कौन सी चीज़ हमारे पास एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज़ हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जो बेसिस होती है वो हमारी ग्रुप ओरिएंटेशन की होती है। आगे। यस। उसके बाद था ट्रेन क्यू एम्प्लॉयज या ट्रेन ऑल एम्प्लॉयज। ये बिल्कुल। डिसाइड करते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाए, या हम्म फिर सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाए। हम्म आफ्टर दैट सर वी हैव स्पॉन्टेनियस, अनप्लान्ड या हम्म प्लान्ड, सिस्टमेटिक। हम्म मतलब एम्प्लॉयज की ऐसी चीज़ें होती हैं सर, आई थिंक वो अनप्लान्ड होती हैं, हम्म शायद वो एचआर की टीम डिसाइड करती है। और कुछ ये होती है कि सिस्टमेटिक वे में इनको चलाएं या प्लान्ड वे में चलाएं। हम्म तो परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट में बिहेवियरल क्राइटेरिया आ जाता है, रिजल्ट क्राइटेरिया आ जाता है।
फिर आफ्टर दैट सर डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओरिएंटेशन। फिर एक शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया होता है जिसमें शॉर्ट टर्म चीज़ों को डिसाइड किया जाता है, एंड वन इज लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। सर ये सारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है। और उसके बाद एक ग्रुप ओरिएंटेशन हो जाता है। उसके बाद आता है पे स्ट्रक्चर, इंसेंटिव्स वगैरह पेमेंट होती है सर, जो अच्छा काम करने पर मिलती है। उसके बाद बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। ये सारा पे स्ट्रक्चर में डिसाइड किया जाता है बाय एचआर टीम। तो इसमें सबसे पहले बताया जाता है कि पे वेटेड टुवर्ड सैलरी एंड बेनिफिट, और पे वेटेड टुवर्ड इंसेंटिव। मतलब सैलरी और बेनिफिट मिलेंगे, या फिर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो उनको सर कुछ पेमेंट्स वगैरह, इंसेंटिव्स मोटिवेशन के लिए भी मिल सकती है। फिर कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स अब रुक होते हैं। जाओ यहीं पे। अजहर बेटा, आर यू अवेलेबल? अजहर, अजहर, अजहर माइक यूज कर सकते हो बेटा? अच्छा चलो ठीक है। परीनाज बेटा, आर यू अवेलेबल माइक पे? ओके, परीनाज बेटा, आर यू अवेलेबल? ओके चलो ठीक है। ज्वाइन नहीं हो रहा बेटा। ये आपके ग्रुप में किसी ने मेंशन किया है, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है। नाम मेंशन नहीं है, स्माइली फेस मेंशन है। प्लीज चेक कर लो ये कौन है। फुरकान आगे कंटिन्यू करो बेटा, फिर बाकी चीज आगे बताओ। सर मेमुना है। मेमूना है तो बेटा मेमूना को क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा है? मेमूना अभी तो थी, अभी गायब हो गई थी मेरे पास से। पता नहीं सर। सर उसके बाद लास्ट में है हमारे पास लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। हम्म सर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल एंड पॉइंट, हम्म जिसमें एम्प्लॉय रिलेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी या इंडिविजुअल बार्गेनिंग होगी। उसके हम्म बाद टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग। सर मतलब डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? टॉप टू डाउन होगी, हम्म मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, या फिर सर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं हम्म डिसेंट्रलाइज होता है सर, वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। फिर एक फॉर्मल ड्यू प्रोसेस होता है और नो ड्यू प्रोसेस। व्यू एम्प्लॉइज एज एक्सपेंस व्यू एम्प्लॉइज। सर फिर ये होता है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो एम्प्लॉइज को एज एन एक्सपेंस देखती है। मतलब वो समझती हैं कि एम्प्लॉइज उनके एक्सपेंस हैं। और चूंकि कुछ वेयर एज देर आर सम कंपनीज जो एम्प्लॉयज़ को एसेट्स समझती हैं, मतलब वो समझती हैं कि एम्प्लॉयज़ से हमें फ्यूचर बेनिफिट होगा, और वो चीज़ जो आपको फ्यूचर बेनिफिट दे सर वो एसेट कहलाती है। तो कुछ कंपनीज दे ट्रीट एम्प्लॉयज़ एज एन एसेट, एंड वेयर एज सम कंपनीज दे ट्रीट एम्प्लॉयज़ एज एन एक्सपेंस। तो ये लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस में सर ये सारी चीज़ें बताएंगे। चलो ठीक है, गुड जॉब। बेसिकली हमने ये जो चार्ट के अंदर जो चीज़ें सारी के सारी इंक्लूड हो रही हैं, ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एचआर के अंदर मुख्तलिफ रोल्स, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट मैक्सिमम जो हमारी परफॉर्मेंस हो रही होती है, मैक्सिमम जो हमारी वर्किंग्स हो रही होती हैं एचआर के अंदर, वो इन्हीं तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर हो रही होती है। दैट मीन्स हम इससे आगे पीछे कहीं नहीं जा रहे होते, हम इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर हम जो है रेके देके सारी के सारी चीज़ें जो है वो वर्कआउट करा रहे होते हैं। और हम कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है, ये हमारे पास जो है वो काम बन रहा है, और ये हम जो है वो हम इस लिहाज से जो है वो काम कर रहे हैं, और ये हमारे बेसिक फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, किसी को इसमें से कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई, या किसी को कोई चीज़ जो किसी को क्लियर करनी है अपनी, तो वो मुझसे पूछ ले। रीज़न बीइंग कि हमने ये चीज़ लास्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। मैं आप आई एम श्योर, अच्छा दूसरा एक और चीज़, तुम सब लोगों के पास आई एम श्योर लेक्चर के लिंक्स आ गए होंगे, राइट या रॉन्ग? यस सर। सबके पास आ गए लिंक्स? यस सर, आ गए हैं। चलो अच्छी ग्रुप बात में है। तकरीबन 5 लिंक्स होने चाहिए बेटा तुम लोगों के पास। आज तुम लोगों का 6th लिंक होगा। सर
जी बेटा। ये एचआर के फंक्शन है ना सर? जी बिल्कुल, आप इसको एचआर के फंक्शंस कह लो, आप इसको एचआर के फंडामेंटल्स कह लो, आप इसको एचआर की वर्किंग कह लो। ये एचआर के रोल्स हैं बेसिकली, कि जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एचआर कोर फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहा होता है ना, ये वो हैं आपके। सर लेबर जी एंड एम्प्लॉय रिलेशंस ये नहीं आता समझ। सॉरी, दोबारा बताओ, क्या समझ नहीं आया? लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, चलो मैं इसको तुम्हें बड़े आसान करके समझा देता हूँ। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो। जब जी। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हो? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। दूसरे अल्फाज में जी। वर्कर। जी सर। ठीक है। अब हम्म, वर्कर का मतलब ये हुआ कि जो एचआर में काम कर रहा है वो तो एचआर का पार्ट हुआ। इसके अलावा जी सर। बाकी जो लोग मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जो लोग फाइनेंस में काम कर रहे हैं, जो लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोडक्शन भी तो उसमें इस्तेमाल हो रही होगी ना। मतलब कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही होगी, कुछ ना कुछ बन रहा होगा, तो वो प्रोडक्शन के अंदर आ रहा होगा। ठीक है। वो सारी के सारी चीज़ें हमारे पास, या वो सारे के सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन के क्या होंगे? वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे। ठीक है। अब क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर अकेले काम करता है? अगर नो एम्प्लॉय, सर। एम्प्लॉय तो सबके सब है ना। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे लोग एम्प्लॉयज हैं, तो उन तमाम के तमाम एम्प्लॉयज के साथ एचआर का रिलेशनशिप कैसा है? एक अच्छा। बात। अब रिलेशनशिप कैसा होने का क्या मतलब है? रिलेशनशिप कैसा होने का मतलब ये, आप एम्प्लॉयज को जो कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, क्या जो आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, क्या एम्प्लॉय उससे सेटिस्फाइड है? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप जो एम्प्लॉय को फैसिलिटीज दे रहे हो, एम्प्लॉय उससे सेटिस्फाइड है? तीसरी बात, पिछले 2-3 सालों के अंदर महंगाई बहुत शदीद हो गई है। ठीक है। अगर आपकी मैनेजमेंट, मीटिंग में ऐड कर देना बेटा, ये कौन है, किसको मीटिंग, ये क्या है ये? सर आप मीटिंग में ऐड कर देना, ज्वाइन नहीं हो रहा। ये क्लास सर की एक लड़की मेमुना है, है। वो ऐड नहीं हो पा रही है, बेटा तो उसको तो लिंक वो दे दो, लिंक भी है देखो, उसमें लिंक भी मौजूद है, उसमें यूजर नेम पासवर्ड भी मौजूद है। उस बोले एक से नहीं हो पा रही हो, आप ज्वाइन मीटिंग से कर लो। ठीक है सर। उसको प्लीज गाइड कर दो कि अगर आप उधर से नहीं हो पा रहे हो तो आप, यानी कि या तो लिंक से कर लो। अगर लिंक से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लिंक से नहीं होता तो ज्वाइन मीटिंग में जाके यूजर नेम और पासवर्ड से कर लो। ठीक है। अच्छा सॉरी, सना, राइट, किधर गई? सवाल किसने पूछा था? ओके, शी इज एडमिट हो गई मैमूना भी। ओके। तो बेसिकली एम्प्लॉय रिलेशंस के अंदर जो चीज़ें आ रही होती हैं वो ये आ रहा होता है कि आपके पास जो पूरा ऑल इन ऑल जो आपके एम्प्लॉयज़ के या जो आपके वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मामला चल रहे होते हैं। एक मिनट। ओके। एक मिनट बेटा, ज़रा मुझे देना, मैं एक्चुअली तुम लोगों के साथ साथ एक और भी मैं काम तुम लोगों के असाइनमेंट्स का कर रहा हूँ, अगर वो भी मेरे पास टाइम। अच्छा ओके, ठीक है, डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो हमारे पास जो
ओके जी, सॉरी मैं असल में दो चीज़ एक साथ लेके चल रहा हूँ इस वक्त। ओके, तो लेबर रिलेशंस में हमारे पास ये एम्प्लॉय रिलेशंस में ये होता है कि ओके, ओके जी। तो आपके पास जो बेसिकली आपके लेबर रिलेशंस और एम्प्लॉय रिलेशंस होते हैं, वो बेसिकली ये होते हैं कि आपके तमाम के तमाम जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनकी तमाम की तमाम जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उन तमाम की तमाम जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक जो कि हमारे पास हम जिनको कोरिलेट कर रहे होते हैं, जिनको हम रिलेट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली किन एरियाज से, जो कि आपकी एम्प्लॉइज़ की वेलबींग के एरियाज़ हैं, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के वर्कआउट्स हैं, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के जायज़ राइट्स हैं। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बीइंग एक पूरी की पूरी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही होती। तो एम्प्लॉय के, और ये भी एश्योर किया जा रहा होता है कि एम्प्लॉय के कोई राइट्स डिप्राइव ना हो, एम्प्लॉय के कोई राइट्स सलब ना किए जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस डू इज दैट दे बेसिकली क्रिएट एम्प्लॉय रिलेशंस, और एम्प्लॉय रिलेशंस की बेसिस के ऊपर वो अपने काम को परफॉर्म कर रही होती है। नीचे अगर तुम बात करो तो ये पूरी की पूरी इसकी डिटेलिंग है। आई विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स, क्योंकि वो चीज़ हम क्लास के अंदर जो है वो बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने स्ट्रेटेजिक एचआर के अंदर रोल बिहेवियर्स भी देख लिए थे। ये हमने डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी लास्ट क्लास में देख ली थी, जिसमें कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी थी, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, मर्जर एंड एक्विजिशन हमने क्लियरली डिफाइन किया, डाउन साइजिंग हमने डिफाइन किया। हाँ चलो एक मिनट, बल्कि मैं तुम सब लोगों का यहाँ से अगर रिफ्रेशर कर ही रहा हूँ तो मैं एक दफ़ा और, फुरकान बेटा वापस आओ और ज़रा एक एक लाइन में सब दोस्तों को अपने बताते चले जाओ कि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है। फुरकान, जी जी सर। डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है? आज तुम फंस गए हो तो इसलिए अब फंसना पड़ेगा तुम्हें। जी सर। जी, डायरेक्शनल सर स्ट्रैटेजी क्या होती है? डायरेक्शन स्ट्रेटजी से पहले रोल बिहेवियर बताने दो सर। रोल बिहेवियर क्या होता है? बताओ बताओ, रोल बिहेवियर से स्टार्ट सर कर लो रोल चलो। बिहेवियर एक ऐसा एक बिहेवियर होता है जो रिक्वायर्ड होता है इंडिविजुअल के लिए हम्म, एज अ जॉब होल्ड एज अ जॉब होल्डर इन सोशल वर्क इन्वायरमेंट। बिल्कुल ठीक है। मतलब सोशल। और रोल बिहेवियर सर जैसे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक ऐसा बिहेवियर होता है हम्म, जो आपको एज अ जॉब होल्डर ऑर्गेनाइजेशन में फर्म में रिक्वायर्ड होता है ठीक है। सोशल वर्क एनवायरनमेंट में। उसे हम रोल बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, आगे और चलो, उसके रोल बाद बिहेवियर हो गया। इसके बाद ये बेसिकली एचआर, हम यहाँ पे ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में स्ट्रैटेजी को पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी में एचआर का क्या पार्ट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी में उसके बिजनेस स्ट्रैटेजी का क्या पार्ट होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी कहाँ से शुरू होती है, एचआर की स्ट्रैटेजी कहाँ खत्म होती है, और किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारे पास सॉरी, जो एचआर का सबसे पहला फंक्शन था वो हमारे पास था, परिनाश बेटा मैं आपको एक मिनट समझा देता हूँ, पहले मैं आगे चलता हूँ फिर उसके बाद मैं आपका ये भी कर लेता हूँ। एचआर का जो रोल था वो स्ट्रेटेजिक टाइप के अंदर या स्ट्रेटेजी के अंदर डिफाइन किया जाता है कि जी एचआर का कहाँ से हम कहाँ, यानी कि बिजनेस कहाँ खत्म होगा और एचआर कहाँ से स्टार्ट होगा और एचआर उसको किस तरीके से स्टैब्लिश करेगा। तो इसमें हमारे पास एचआर की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसको हम ऑप्शनली अलाइन कर रहे होते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ। अगर मेरे पास बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोग्रेसिव की है तो मैं कौन सी एचआर की स्ट्रैटेजी उसके साथ मैच करूंगा, दूसरी है तो कौन सी स्ट्रैटेजी मैच करूंगा। तो एचआर की जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है रोल बिहेवियर के बाद वो है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। फुरकान डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी से लो और समझाओ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज इंक्लूड होती हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी जो है सर, एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो कंपनी को ग्रो करने के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और जितने भी कंपनीज के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है सर,
जिसे हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कहते हैं। सर इसमें एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी आ जाती है, जब कंपनी जो है एम्फेसाइज करती है वेंडर्स एंड सप्लायर्स उनका बिजनेस खरीद लेती है, दैट अलाउ कंपनी टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट। सर इसमें जो पहली स्ट्रेटजी होती है वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रेटजी होती है। सर एक्सटर्नल स्ट्रेटजी को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हम वेंडर्स और सप्लायर्स को एक्वायर करते हैं, उनका बिजनेस सर खरीद लेते हैं, वो हमें हमारी कंपनी को अलाउ करता है कि हम अपनी कंपनी को एक्सपेंड करें, मतलब बढ़ाएं। जब हमारी कंपनी सर एक्सपेंड हो जाएगी तो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगी और कंपनी के जितने भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे, कंपनी विल बी इजी टू हैव इट एंड एक्वायर इट इन फ्यूचर। अच्छा, इसके बाद बेसिकली मैं इसकी बात को अगर थोड़ा सा और इलाबोरेट करूं, जब कंपनी ये डिफाइन कर लेना कि जी हमें इंटरनली रिसोर्सेज नहीं चाहिए या हमारे इंटरनल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, तो व्हाट कंपनीज मोस्टली डू इज़ दैट, कंपनीज जो है वो क्या करती हैं, कंपनी सीधा सीधा ये हिसाब लेती हैं, वो ये कहती हैं कि जी ठीक है, लेट्स गो फॉर एक्सटर्नल वर्कर्स, लेट्स एक्सप्लोर एक्सटर्नल मार्केट। और जब वो एक्सटर्नल मार्केट एक्सप्लोर करने की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी मार्केट के अंदर देखो कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक उसमें वेंडर्स भी हो सकते हैं, उसमें सप्लायर्स भी हो सकते हैं, उसमें कंपनीज भी हो सकती हैं, कि हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम फ्रेश इंक्लूकेशन कर सकें, ताकि हम फ्रेश अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आइडियाज़ को लेके जाए। तो ये जो हमारे पास इनकॉर्पोरेशन होती है, ये हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रेटजी कहलाती है। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होती है? सर कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो फोकस करती है, मतलब वो किसी को बिजनेस को परचेज नहीं करती है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो होता है ना उसको इंक्रीज करती है, मार्केट शेयर को इंक्रीज करती है, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करती है एंड मतलब मेंटेन करती है अपनी पोजीशन को मार्केट में। सो व्हेन यस, कंपनी डज नॉट बोलो। इट्स try to increase the market share, reduce its cost, and maintain its position in the market. It is called concentration strategy. बिल्कुल ठीक है, आगे चलो। इंटरनल ग्रोथ क्या होता है फुरकान? Yes, yes, sir. इंटरनल ग्रोथ क्या है? Internal growth. हाँ, इसके बाद ये Internal अगली growth. स्ट्रेटजी इंटरनल ग्रोथ की है ना। सर इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है कि सर एक न्यू मार्केट पे फोकस करना और नहीं किसी नहीं प्रोडक्ट नहीं को नहीं नहीं ग्रो। नहीं नहीं नहीं, इंटरनल सर ग्रोथ का कंपनी को मतलब ये होता डेवलप। है कि आप बेसिकली क्या करते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हुए, अपनी प्रेमिसेस के अंदर ही रहते हुए, व्हाट यू डू इज दैट यू सिंपली फोकस ऑन मार्केट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और उनकी इनोवेशन पे। यानी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने प्रोडक्ट को वैसे ही रखते हो, प्रोडक्ट को नहीं छेड़ते हो, लेकिन व्हाट यू डू इज दैट यू लुक फॉर न्यू बायर्स। लाइक आपके जो पुराने बायर्स हैं वो तो होते ही होते हैं, वो तो इंटैक्ट रहते हैं, उनके साथ आप न्यू बायर्स को लेते हो और न्यू बायर्स को लेके आप डिफाइन करते हो कि जी अच्छा अब हमें, मतलब मेरे बायर ने मुझे ये कहा कि जी आपके प्रोडक्ट के अंदर ये डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, मैं अपने एग्जिस्टिंग बायर को सामने रखते हुए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करूंगा और डेवलप करके मैं वही चीज़ न्यू मार्केट के अंदर इनकॉर्पोरेट कराने की कोशिश करूंगा, न्यू मार्केट में शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर हो। इररिस्पेक्टिव मैं भी खुद को एक्सपेंड नहीं करूंगा, खुद मैं अपनी जगह पे रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मार्केट एक्सपेंड करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट को वैसे ही रखूंगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करूंगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि मैं उसको उसी डेवलपमेंट पे रख के उसको अपने से आगे लेके जाऊंगा। यानी कि मैं अपने आप को भी एक्सपेंड नहीं कर रहा, लेकिन अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जी बेटा, मर्जर एंड एक्विजिशंस क्या है फुरकान? सर मर्जर कैन बी डिफाइंड कि मतलब जब व्हेन टू सेपरेट कंपनीज और एंटिटीज कंबाइन होती है और एक क्रिएट करती है कंपनी को, व्हेन टू कंपनीज कंबाइन एंड क्रिएट्स अ न्यू कंपनी, तो इसको सर मर्जर कहते ठीक हैं। है। और एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब वन कंपनी टेक ओवर करती है दूसरी कंपनी को, देखो दो तो कॉन्सेप्ट उसको हैं शायद एचआर के अंदर। एक्विजिशन। ओके, मैं बता रहा हूँ, देखो एचआर में दो बेसिक वो हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या ये, और ये हर बिजनेस की स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे ज्यादा फंडामेंटल और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। रीजन बीइंग, क्यों फंडामेंटल और सिग्निफिकेंट होते हैं? क्योंकि आपकी कंपनी जो है
उसका जो सबसे बेसिक, सबसे प्राइम रीजन है वो है एग्जिस्ट करना, वो है सरवाइव करना। जो कंपनी सरवाइव कर रही हैं वो कंपनीज ही प्रॉफिट कमा रही हैं, जो प्रॉफिट नहीं कमा रही वो सरवाइव भी नहीं कर सकती, वो खत्म हो जाती है। तो एचआर के या बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो कंपनियां सरवाइव कर रही हैं वो सर्वाइवल के लिए दो कॉन्सेप्ट्स लेती हैं। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपने अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में जो है वो आपने रहना है तो उसके लिए आप अपने आप को एक्सटेंड करते हो, एक्सपेंड करते हो। एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि आप जो है वो अपना जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है वो रखो, उसके साथ एक नया सेटअप बनाओ। अब नया सेटअप बनाना मुश्किल है, नया सेटअप बनाना महंगा भी है। तो कंपनियां बाजू अब क्या करती हैं, वो ये कहती है कि हम जो दूसरी कंपनी है जो कि नहीं चल पा रही है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो पा रही, मैं उसका एग्जिस्टिंग सेटअप क्यों ना ले लूं, उसका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है मैं उसके सेटअप के ऊपर क्यों ना काम करना स्टार्ट कर दूं। उसके सेटअप पे काम करने का मतलब क्या है, उसका सेटअप आपने लिया, उसका सेटअप लेके एज इट इज आपके पास सेटअप आ गया, बिजनेस आ गया, आपने अपने नाम से उसके नाम की तख्ती हटाई, अपने नाम की तख्ती उसके ऊपर लगा दी और काम शुरू कर दिया। ये कहलाता है एक्विजिशन। लाइक दूसरी पार्टी की एंटिटी खत्म, दूसरे बिजनेस की एंटिटी खत्म, सिर्फ आपके पास एक ही बिजनेस की एंटिटी बची जो आपके पास आपके सामने आपके नाम के ऊपर जो नजर आ रही है। ये तो कहलाता है एक्विजिशन। दूसरी चीज कहलाती है मर्जर। मर्जर क्या होता है? मर्जर ये होता है दो कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं लेकिन दोनों कंपनियों को ये चीज लगती है कि हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट, जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, इस मार्केट में अभी भी मजबूत पोटेंशियल है और हम दोनों कंपनीज के जो क्लाइंट्स हैं, यानी मेरे और दूसरी कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, वो अगर हम कंबाइन कर लें तो हम अपने प्रॉफिट को, हम दोनों मिलकर अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इस चीज को जहन में रखते हुए कंपनीज जो है वो मर्जर के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाती हैं। अब मर्जर क्या है? देखो, पहले एक चीज होती है, पहले एक चीज कहलाती है आपकी, जिस तरीके से एक कंपनी थी जिसका नाम था जीएसके, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन। नाम सुना भाई आप सब लोगों ने? दवाइयां जिसकी बनती हैं, जीएसके, ठीक है। वो पूरी जीएसके हमेशा से नहीं थी, पहले वो थी ग्लेक्सो। ग्लेक्सो एक कंपनी थी, सॉरी, हाँ ठीक है, ग्लेक्सो एक कंपनी थी, स्मिथ एक कंपनी थी, क्लाइन एक कंपनी थी। स्मिथ क्लाइन मिला, स्मिथ और क्लाइन मिला तो एक कंपनी बन गई स्मिथ क्लाइन। अब स्मिथ क्लाइन जिसको जो मर्जर हुआ, उस स्मिथ क्लाइन ने ग्लेक्सो के साथ मर्जर कर लिया, तो अब क्या बन गया? वो ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन बन गया। इसी तरीके से आपका आईसीआई है, आईसीआई एक कंपनी थी, एकॉज नोबल एक कंपनी थी। अब एकॉज नोबल और आईसीआई दोनों मर्ज हो गई तो वो बन गई आईसीआई, एकॉज नोबल आईसीआई, ये कंपनी बन गई। तो इस तरीके से जो दो एंटिटीज साथ चलती रहती हैं और साथ चलने के साथ साथ जो अपना बिजनेस रन करती रहती हैं, हम इस तरह की सिचुएशन को, इस तरह के सर्कमस्टांसेस को एक्विजिशन का नाम देते हैं। और जितनी एक्विजिशन होती चली जाती है बिजनेस के अंदर, या जितना मर्जर होता चला जाता है बिजनेस के अंदर, वो तमाम के तमाम फंडामेंटली आपको फायदा दे रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस या व्हेन इट कम्स टू द एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? ये आपके सारे के सारे पुराना लेक्चर, मतलब जो लास्ट क्लास के अंदर दिया था, हमने उसी की डिटेल को अभी डिस्कस किया है, हमने कोई आगे की डिटेल नहीं दिया। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आती है? मैं ये क्लास क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि वजह यह है कि आपकी इस क्लास के टाइम में 1 मिनट रह गया और अब मैं नेक्स्ट क्लास जैसी हो, अभी दूसरी क्लास ओपन करूँगा तो फिर दूसरी क्लास में हम इसको मजीद फर्दर आगे डिस्कस करेंगे और आगे की तरफ चीज़ें लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो।